हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय। आपके सामने हम एमएस पब्लिकेशन की 2023 का क्लास 10 की साइंस में हम फिजिक्स पार्ट आपको सॉल्व कराएंगे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, हमारा जो सेट नंबर 1 है, ईजे सेट है कोड का। अब इसमें फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे पाई जाएगी या कहाँ होनी चाहिए या वस्तु को हम कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, इन सभी स्थितियों में हम क्या करते हैं कि इसीलिए हम लोग एक सारणी को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति, और एक हम कॉलम बना लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में हमें पता है कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति क्या होनी चाहिए? तो पहली स्थिति हमारी होती है बेटा इनफाइनाइट। सेकेंड यानी दूसरी स्थिति है हमारी वो इनफाइनाइट से वक्रता केंद्र, यानी सी का मतलब है वक्रता केंद्र के बीच होती है। तीसरी स्थिति हमारी वस्तु की कहाँ पे होती है? वक्रता केंद्र पे होती है। चौथी स्थिति जो होती है वो हमारी होती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और पांचवी स्थिति जो होती है वो हमारी फोकस पर होती है। अब यहाँ पे हम 5 स्थितियों को सबसे पहले समझते हैं कि 5 स्थितियां, अगर हमें वस्तु की स्थिति पता है कि वस्तु को हम अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ रखते हैं, तो उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति को हम इसके ठीक अपोजिट लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे इनफाइनाइट है तो 5th नंबर को पहले पे लिख देंगे, यानी अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। दूसरा क्या है कि अगर हम इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका अपोजिट हम लिख लेते हैं सी एफ। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी, फिर इसके बाद इनफाइनाइट सी, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें हम अब छठी हमारी जो स्थिति होती है वो हमारी बेटा होती है फोकस और ध्रुव के बीच। पी का मतलब होता है पोल, ध्रुव है ये। तो एफ और पी के बीच में छठी स्थिति होती है जहां पे हमारा प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार भी देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा हमारा होगा। प्रतिबिंब का आकार, तो अगर हम प्रतिबिंब के आकार की बात करते हैं तो इनफाइनाइट स्थिति पे, यानी वस्तु की स्थिति अगर इनफाइनाइट है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो हमारी फोकस पे होती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है वो, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो बिंदु आकार का होता है, बिंदु आकार का बनता है प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सेकेंड में हम आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। थर्ड कंडीशन वक्रता केंद्र की जब आती है तो वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर ही होती है और वस्तु के आकार की ही बनती है, वस्तु के आकार की बनती है। अब यहाँ पे चौथी कंडीशन है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ पे वस्तु से बड़ा तो बना, लेकिन यहाँ पे हम हमारे ऑप्शन में कहा, यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की स्थिति नहीं दी गई। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसमें हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। अगला हमारा जो 4th टाइप्स है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा जो होता है इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और जब यह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है तो यहीं पे हमारा यह आंसर मिल गया जो हमसे पूछा गया है
कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पे तो हमारा बहुत बड़ा बना है, लेकिन यह भी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं कि जब हम छठी कंडीशन पे आते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो यह दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब छठा जो कंडीशन हमारा आया कि वस्तु से बड़ा, यहाँ पे भी वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेकिन यह जो प्रतिबिंब होगा यह दर्पण के पीछे अब वास्तविक प्रतिबिंब ना बनकर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है? सीधा होता है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इसमें हमारा ये छठा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे छठा जो यहाँ पे टाइप आया है हमारा कंडीशन, ये हमारा सही है। और इसमें हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें आपका चौथा ऑप्शन जो दिया गया है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें? तो सबसे पहले बेटा तो हमें ये डिसाइड करना है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस चाहिए, 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। तो सबसे पहले हम लेंस को डिसाइड कर लेते हैं कि छोटे छोटे शब्दकोशों को पढ़ने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए। देखो, छोटे शब्दकोशों को बेटा पढ़ने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए होता है? उत्तल लेंस चाहिए होता है, क्योंकि उत्तल लेंस हमारा दूरदृष्टि दोष में यूज होता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जिसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और छोटे शब्दकोश को या किसी भी बुक को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं, तो हम उसे पास में ही रख के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमें मिलेगा क्या यहाँ पे छोटे शब्दकोश में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो बेटा उत्तल लेंस यूज करेंगे। और उत्तल लेंस हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है, एक है 50 सेंटीमीटर का और दूसरा है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का यूज करेंगे कि 50 सेंटीमीटर का यूज करेंगे? इसके लिए हम क्षमता देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी वही लेंस हम इसमें यूज कर लेंगे। तो क्षमता कैसे निकालते हैं? तो बेटा क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P= फार्मूला होता है हमारा 1/f, जबकि यहाँ पे f हमारा मीटर में होना चाहिए। और एक इसी में अगर मीटर को हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, या अगर हमारा यहाँ पे जो फोकस दूरी दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो या तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लें, या आप क्या करें, तो यहाँ पे एक और फार्मूला होता है जहाँ पे हम लिख सकते हैं 100/f, और जबकि f को यहाँ पे डायरेक्ट हम सेंटीमीटर में रख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो जब आपको फोकस दूरी मीटर में दिया गया है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी गई है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए। तो अब चलिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो P= 100 अपॉन, फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में, तो पहले 50 सेंटीमीटर को रख के देख लेते हैं। 50 सेंटीमीटर को जब रखते हैं तो 50 से अगर इसे कैंसिल करेंगे, 52 जा क्या होता है 100, यानी P की वैल्यू आ गई हमारी 2 डायोप्टर। जबकि यहाँ पे ये बहुत कम पावर है। अगर हम 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का यूज करते हैं तो इसके लिए अगर हम फार्मूला निकालते हैं P1 तो 100 अपॉन, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, तो 5 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 जा क्या होता है 100, तो P1 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी ये 20 डायोप्टर आ जाएगी, यानी ये हमारा पावर इसकी क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, यही हमारा ऑप्शन सही है, यानी हम छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस को यूज करेंगे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो यहाँ पे हम दर्पण तथा लेंस संभवतः है कि कौन से दर्पण होगा और कौन सा लेंस होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, चिन्ह परिपाटी का नियम हमने पढ़ा है, और चिन्ह परिपाटी में ये बताया जाता है कि दर्पण अगर की बात अगर करते हैं तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा,
अवतल दर्पण, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमारी निगेटिव होती है। और हम लेंस जब पढ़ते हैं तो लेंस में हमारा जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ये भी निगेटिव होती है। तो क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि किसी पतले गोलीय लेंस और यहाँ पे गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों माइनस में है। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण कह सकते हैं या हम अवतल लेंस कहें, यहाँ पे दोनों की जो फोकस दूरियां होती हैं माइनस में होती हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा दोनों लेंस, अवतल दर्पण और लेंस दोनों की किसकी माइनस में होती है, तो दोनों हमारा कौन सा होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब थर्ड को फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो मानव नेत्र में किस भाग पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा बेटा आपको पता है, नॉर्मली हम सबको पता होता है कि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे बनता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में रेटिना ही नहीं है। लेकिन बेटा आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टि पटल को ही हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और जब दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होता है। इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे हमारी, जैसे ये नेत्र होती है हमारी, और नेत्र का ये आगे वाला हिस्सा हमारा कार्निया होता है। यहाँ पे हमारा आंखों में लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है, और जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो समांतर होके आती हैं तो ये क्या होती है, पिछले भाग पे जाके मिलती है, और यहीं पे हमारा एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा फिफ्थ नंबर बेटा क्वेश्चन है कि दो चालक कार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पार्श्व क्रम का बेटा मतलब होता है कि समांतर क्रम। ओके, संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या हो, हमें ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध है वो दोनों तारों का प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध बेटा हम कैसे फाइंड करते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तो ये जैसे देख सकते हैं, चूंकि आर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वो रो इंटू एल अपॉन ए होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए फार्मूला होता है, यानी हम यहाँ से देखते हैं कि पदार्थ जो है दोनों का पदार्थ सेम है, लंबाई भी दोनों की सेम है। अगर हमारा व्यास दिया गया है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या निकाल सकते हैं तो यहाँ से हम क्षेत्रफल के लिए एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, रो एल अपॉन में बेटा यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से हम देखते हैं कि जब इसका पदार्थ भी सेम है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। इसमें फिर दिया है लंबाई, तो लंबाई भी आपकी समान है, व्यास दिया है यानी त्रिज्या भी समान है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे दो चालक हैं उनका आर, जो दोनों चालक हैं उनका प्रतिरोध जो है, दोनों के प्रतिरोध समान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि R1 इजकल टू R2 इजकल टू R, यानी दोनों के प्रतिरोध हमने क्या मान लिया कि हमारे R के बराबर है। और जब दोनों का प्रतिरोध हमारे R के बराबर है तो इनको हम क्या करते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और फिर पुनः उनको किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हम परिपथ का समान प्रतिरोधों को समान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपको बेटा पता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध बेटा क्या होता है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R डैश इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 होता है तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 और R2 की दोनों की वैल्यू सेम है, यानी R प्लस R है, तो R डैश की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2R आ गया। अब इन्हीं प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे इनको
समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा। तो बेटा समांतर क्रम में अगर हम देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम का फार्मूला हमारा क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि R1 इंटू R2 अपॉन, हम यहाँ पे R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, R इजकल टू R1 की वैल्यू भी हमारी R है, R2 की वैल्यू भी R है, यहाँ पे हम R प्लस क्या कर लेंगे, R कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो R इजकल टू R स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 2R, और R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी R/2। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया R/2, तो ये हमारा समांतर क्रम का है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध को हमने R डैश माना है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को हम R डबल डैश ले लेते हैं। और जब हम R डबल डैश ले लेते हैं तो उसमें हम यहीं पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना है कि ऊष्माओं का अनुपात। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़े हैं तो इनकी ऊष्मा क्या होती है, तो चूंकि ऊष्मा H इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम के लिए हम रखते हैं तो R डैश कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2R, और इंटू में क्या हो जाएगा टी, इक्वेशन 1 कर लो। और इसी को हम H2 ऐसे ही फाइंड करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर, और तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में बेटा हमारा आया है R/2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं R/2, इंटू में क्या हो गया टी, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं कि समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग करने पर, और जब बेटा हम भाग कर देंगे, भाग करने पर तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हो जाएगा H1 अपॉन H2 इजकल टू V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी, और अपॉन में V स्क्वायर अपॉन R/2 इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, T से ये T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू जो है ये R/2 आपकी ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे R/2 जब ऊपर चली जाएगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा H1 अपॉन H2 इजकल टू, ये हमें हो जाएगा R/2 ऊपर आ गया, ये हो जाएगा R/2, और अपॉन में बेटा क्या है 2R है, तो जब 2R है तो 2R का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H1 अपॉन H2 इजकल टू R/2, 2 जा कितना हो जाएगा 4R, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो H1 अपॉन H2 इजकल टू ये आ गया 1/4, या ऊष्माओं का अनुपात पूछा है तो H1 रेशियो H2 इजकल टू 1/4, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में हम देखते हैं कि 1/4 हमारा थर्ड ऑप्शन है जो करेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं 6 नंबर में क्या कहा गया है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, या कहा गया है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लघु परिपथ का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट। अगर हम किसी भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, लघु परिपथ कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी प्रतिरोध हमारा घट जाता है, और प्रतिरोध जब घट जाएगा तो धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पे सर्किट जैसे दिया गया है, जैसे ये हमारा बैटरी हो गया प्लस माइनस ये है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एक हमने यहाँ पे बल्ब को जोड़ दिया है, बल्ब को जोड़ रखा है, और जब हम इस बल्ब को जोड़ रखे हैं तो यहाँ पे ये बल्ब आपका जल रहा है, तो इसमें हम शॉर्ट सर्किट कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक वायर को लेके इसको ऐसे ही वायर को ऐड कर दिया। अब जब ऐसे वायर को ऐड कर दिया तो हमने क्या कर दिया,
वायर यानी चालक तार की लंबाई को हमने कम कर दिया। अब जो हमारी करंट यहाँ से चलेगी आई, यह करंट ऊपर ना जाकर इसी वायर से होकर तुरंत ये यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब धारा का मान बेटा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन हमारा सी सही है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी हमारा प्रतिरोध कम होता है तो धारा का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध हमारा क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अभी हमने इससे पहले विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो जितना लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध हमारा उतना बढ़ेगा, धारा का मान उतना कम हो जाएगा। और जितना हम तार को छोटा कर देंगे, लंबाई कम होती है तो प्रतिरोध कम होगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे कहा गया है कि हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार किससे बनाया जाता है, तो हीटर का तार पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है तांबे का, दूसरा है आपका पीतल का, तीसरा है आपका नाइक्रोम का, तो बेटा और चौथा है आपका लोहे का। तो यहाँ पे हम हीटर का तार बेटा आपका बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार जो होता है इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है और इसमें नाइक्रोम एक आपका मिश्र धातु है, ठीक है ना। नाइक्रोम आपका मिश्र धातु है और इस मिश्र धातु में कॉपर और क्रोमियम और आपका निकेल दोनों का मिश्रण होता है। क्रोमियम का इसमें 20% होता है मात्रा और निकेल जो होता है उसकी 80% मात्रा होती है, जिससे हमारा नाइक्रोम मिश्र धातु बनता है। और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, हीटर के तार को बनाने में यूज करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खंड ब में उपखंड क का वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए खंड ब में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है बेटा कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। तो अवतल दर्पण द्वारा हमें प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताना है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है कि किस कंडीशन में चाहिए हमें, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, इस चीज को हम देखते हैं किरण आरेख द्वारा हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबे भाग से हो, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और ये हमारा जो अवतल दर्पण है ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अवतल दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को हम बेटा क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये हमारे मुख्य अक्ष है। और दर्पण हमारा जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है बेटा उसी के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है इसको बेटा हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु कहते हैं। और इसी में फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी भी कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र हमारा ये और फोकस ये हमारा है, तो इसके बीच में हमें वस्तु को क्या करना है, रखना है। तो मान लीजिए कि ए बी हमारा क्या है, एक वस्तु है। ओके, तो ए बी हमारा वस्तु है, हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। यहाँ से रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं कि प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी, तो समांतर जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरण तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है बेटा, तो वह फोकस से होके जाती है, ये फोकस से होके चली जाएगी। और जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से ही होके जा रही है बेटा, तो फोकस से अगर ये होके जा रही है तो यह परावर्तन के पश्चात बेटा मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब यहाँ पे ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और यह दोनों किरणें एक दूसरे से जहाँ पे मिलती हैं तो वहां पे ही क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ये हमारा ए बी प्रतिबिंब था, तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश और बी डैश, और ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, जो कहाँ पे बना है, तो हम ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र के बाद बना है। तो वक्रता केंद्र और इधर आपका क्या है, इधर का हम
इनफाइनाइट यानी अनंत कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई, तो बेटा सबसे पहले अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन गया। अब यहाँ पे प्रकृति अगर हमें इसकी लिखनी है तो बेटा प्रकृति में हम क्या लिख सकते हैं, तो प्रकृति इसका क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को रियल में कट कर रही है, वास्तव में कट कर रही है। तो यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, यह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, तो यह प्रतिबिंब कैसा है, तो आपका यह वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। तथा इसका आकार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आकार में ए भी आपका इतना बड़ा है और ए डैश बी डैश आपका इतना बड़ा है, आकार में भी क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यहाँ पे यह जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब सेकेंड स्थिति हम देखते हैं कि सेकेंड में हमसे ये कहा गया है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो जब वस्तु को बेटा हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो यहाँ पे ही हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का यहाँ पे पीछे इसे कलई कहते हैं, कलई की जाती है, तब यह दर्पण बनता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु से हमारी ये मुख्य अक्ष रेखा है, मुख्य अक्ष है, इसी के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को बेटा ध्रुव कहते हैं। और यह दर्पण हमारा जिस गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु जो होता है उस मध्य बिंदु को बेटा फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनाया गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है, कंडीशन जो दी गई है, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को हमें रखना है। तो जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ध्रुव हमारा ये है, फोकस हमारा ये है, और यहाँ पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पे वस्तु को हम रख लेंगे, तो माना कि वस्तु हमारी कौन सी है, तो वस्तु हमारी है ए बी। और इस पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि वस्तु हमारी क्या होती है, मान लीजिए कि वस्तु हमारी फोकस से होके जा रही है, तो ये हमारा आपका फोकस है, फोकस से अगर वस्तु होके जाती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। यहाँ पे मुख्य अक्ष की ये क्या हो जाएगी, समांतर, और ये ऐसे चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि कल्पना करते हैं कि यह जो रेखा है, यहाँ पे इसे डार्क ही कर लीजिए, ये फोकस से होके जा रही है, तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यह रेखा यहाँ से परावर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ेगी नहीं, वो सीधे जा रही है। और जब हम एक प्रकाश की किरण को लेते हैं कि यह सीधे ध्रुव पर ही फोकसित हो रहा है, ध्रुव से ही होके जा रहा है, तो ध्रुव पर बेटा ये जितने एंगल पे जाएगा उतने ही एंगल पे इसका परावर्तन भी हो जाएगा। और इस रेखा को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटती है, इसमें हम थोड़ा इसे मिटाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब जो बनेगा यह कैसा प्रतिबिंब है, तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि यह प्रतिबिंब हमारा ए डैश और बी डैश बना, और ये जो प्रतिबिंब हमारा होगा यह दर्पण के पीछे, अगर हम इसकी स्थिति लिखने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्थिति में क्या लिखेंगे हम कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच बनता है। ओके, ध्रुव और अनंत के बीच बनता है। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में बेटा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किरणों को क्या किया है, कल्पना क्या है कि किरणें परावर्तन के पश्चात ऐसे ना हो कि यहाँ पे ये सीधे ऐसे जाएंगी, तो कल्पना करने पे जो हमारी
प्रतिबिंब की किरणें यहाँ पे मिलती हैं वस्तु की किरणें, तो उनको बेटा हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी, यह आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और आभासी प्रतिबिंब बेटा हमेशा क्या होता है, सीधा है और सीधा बनता है। और वस्तु से यह प्रतिबिंब कैसा बना है, आकार में वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही इनकी स्थिति और प्रकृति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाले में जो आपको हमने पूरा टेबल बताया था, उस टेबल पे आप इसको वहां से, ये फिगर से ही वो टेबल हमने बनाया था, उसको भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड क्वेश्चन बेटा हमारा जो दिया गया है, इसमें हम ये देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, दूरी पर रखी गई है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल इसमें आ गया हमारा कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डेटा हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम नोट करते हैं। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है हमारी, तो वस्तु की लंबाई बेटा कितनी है, यहाँ पे हम देखते हैं वस्तु की लंबाई को बेटा हम O से इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं बुक्स में आपको Y2 H2 सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से भी किसी से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। वस्तु की लंबाई को हम यहाँ पे O से इंडिकेट कर रहे हैं। O इक्वल टू आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या। तो बेटा वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, वक्रता त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं। वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पे हम एक चीज और चलिए देख लेते हैं, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है वस्तु दर्पण के सामने, और वो उत्तल दर्पण है। तो अगर हम वस्तु को दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखते हैं उसको हम u से इंडिकेट करते हैं। तो u इक्वल टू हम ले लेते हैं कि माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस ही क्यों लिया गया, यहाँ पे आपको बेटा चिन्ह परिपाटी का नियम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कि चिन्ह परिपाटी में आपको बताया जाता है कि वस्तु को हमेशा दर्पण हो या लेंस हो, उनको हम हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। और चिन्ह परिपाटी में ही यही चीज भी बताई गई है कि ध्रुव से जितनी भी डिस्टेंस हम बाएं साइड की लेते हैं वो लेफ्ट साइड वो क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है, और ध्रुव से दाएं साइड की दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो वस्तु को जब हम हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो यहाँ पे u हमारा क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा।
तो -20 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ फार्मूला पता है कि चूंकि r इजकल टू क्या होता है 2 इंटू एफ होता है, और f इजकल टू यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो r इजकल टू क्या r अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो f इजकल टू बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगी 30/2, और 2 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो f इजकल टू बेटा ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये क्या है, यह आपका उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसे f इजकल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, हमें पता क्या करना है, तो हमें हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति को हम यहीं पे इंडिकेट कर दे रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति को हमें क्या करना है, फाइंड करना है v की वैल्यू। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का, या ऐसे हम लिख सकते हैं दर्पण के सूत्र से। तो बेटा दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे हम इन सारे डेटा को रखते हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है, तो f की वैल्यू है बेटा 15 इजकल टू 1/v है, तो v 1/v की वैल्यू हमें नहीं पता है, और 1/u की वैल्यू है बेटा, u की वैल्यू है आपकी -20। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/15 इजकल टू 1/v प्लस माइनस ये माइनस हो जाता है, तो 1/ क्या हो जाएगा 20। अगर इसको हम इस साइड लाते हैं, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/20 इजकल टू 1/v। और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो 20 और 15 का बेटा एलसीएम होता है 60, और 15 से इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू से हम ऊपर वाली संख्या में यानी अंश में जो वैल्यू होती है उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 3 जा 60, और 3 1 जा ये 3 हो गया, इजकल टू 1/ आपका b हो गया। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7, ये आपका हो जाएगा 7/60 इजकल टू 1/v, और v की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो इसको अगर चेंज करेंगे तो v इजकल टू ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/7, और 60/7 हमारा बेटा ये पॉजिटिव आया है। इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड कर लें तो 7 8 जा 56 होता है, 4 आएगा पॉइंट लगा देंगे 40, और फिर 7 5 जा 35, फिर 7 7 जा 40, ये आपकी हो जाएगी v इजकल टू 8.57 सेंटीमीटर। और देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि v की वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्थिति प्रतिबिंब की क्या वैल्यू जो v की वैल्यू जो बेटा आई है 8.57 सेंटीमीटर आ गई। अब एक्चुअली स्थिति क्या है इसकी, तो यहाँ पे v की वैल्यू हमारी बेटा पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव आई है इसका मतलब क्या है कि यह दर्पण के पीछे इसका क्या हो रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, और जब दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है तो हम यहाँ पे अभी हमें आकार को भी बताना है कि आकार इसका कैसा हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है आवर्धन क्षमता स्मॉल m इजकल टू I/o इजकल टू -v/ क्या होता है u होता है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं I/o, तो o की बेटा वैल्यू यहाँ पे वस्तु की लंबाई दी गई है कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 5 इजकल टू यहाँ पे है माइनस, तो -v की वैल्यू तो आपकी आई है 8.57 अपॉन u की बेटा वैल्यू आई है आपकी दी गई है कितना है तो -20, तो माइनस यहाँ पे हम 20 पुट कर लेंगे, माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो i इजकल टू यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो 5 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8.57 इंटू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो सकता है i इजकल टू 5, देखिए 5 1 जा 5 और 5 4 जा क्या हो सकता है 20, और 4 से इसमें जब डिवाइड करेंगे
यानी 8.57 अपॉन 4, तो 4 से डिवाइड करने पे तो 4 2 जा 8 इंटू 4 1 जा 4, फिर 1 यहाँ पे बचेगा 17 हो गया, तो 4 4 जा 16, फिर 1 बचेगा, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ये आपकी आई की जो वैल्यू है वो 2.1425 सेंटीमीटर, ये आपकी ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा है वो आपकी वस्तु की लंबाई से क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब जो है वो 2.1425 सेंटीमीटर का बन रहा है और वस्तु की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, स्थिति अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्थिति में कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे थ्रू से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ओके, यहाँ पे हम इसकी पूरी स्थिति और प्रकृति को भी लिख दिए हैं कि स्थिति, प्रकृति और आकार आपका कैसा होगा। तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे ध्रुव से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया। यहाँ पे सबसे मेन बात है बेटा, कोई भी लाइट का अगर हम लोग प्रकाश से न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें आपको चिन्ह परिपाटी का नियम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा भी माइनस प्लस की अगर मिस्टेक होती है तो हमारा जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है देखते हैं। इसमें देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ये चीज हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा दिया गया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जो डेटा दिया गया है यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारा जो 4 ओम दिया है, आर इक्वल टू कितना है, प्रतिरोधक के आर इक्वल टू दिया गया है 4 ओम और समय है प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब कि टी इक्वल टू क्या आ गया, 1 सेकेंड है। टी इक्वल टू आपका 1 सेकेंड दिया गया है और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा को बेटा हम एच से इंडिकेट करते हैं। एच इक्वल टू कितना दिया गया है, 100 जूल। अब ये 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है, यानी हमें विभवांतर को ज्ञात करना है। विभवांतर V को हमें निकालना है। तो अभी इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें आया था, तो हमने आपको वहाँ पे ऊष्मा का फार्मूला बताया था। चूंकि
एच इजकल टू आपका फार्मूला क्या होता है, तो एच इजकल टू बेटा वी स्क्वायर यहाँ पे अपॉन आर इंटू टी, यहाँ पे ये फार्मूला होता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर भी कह सकते हैं। यहाँ पे एच इजकल टू वी की, अब यहाँ पे टोटल वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं, टोटल वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू आपकी दी गई है 100 इजकल टू वी की वैल्यू आपको नहीं फाइंड है, तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट कर लीजिए, आर की वैल्यू कितनी है 4 है और इन टू टी की वैल्यू है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इजकल टू 100 में 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे 4 इंटू 100 या वी स्क्वायर इजकल टू 400, तो वी इजकल टू बेटा आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में 400, तो यहाँ पे हो जाएगा वी इजकल टू अंडर रूट में 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये विभवांतर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट होती है, तो वोल्ट हम लोग यहाँ पे वी से भी इंडिकेट कर सकते हैं या वोल्ट पूरा का पूरा लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब इसी के आगे हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किन नियमों के आधार पर होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन इसको देखते हैं, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किन नियमों के आधार पर होता है, उन्हें सचित्र समझाइए। उन्हें सचित्र समझाइए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम किन नियमों के आधार पर करते हैं, उन्हें सचित्र समझाना। देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के या प्रतिबिंब का निर्माण हम 3 नियमों पे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 3 नियमों पर आधारित है, जो निम्न है। अब यहाँ पे 3 नियम कौन कौन से हैं, तो इनका देखिए एक एक करके हम सॉल्यूशन या फिगर भी देखते चले जाएंगे। फर्स्ट आपका है कि यदि कोई हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष का यहाँ पे जो लेंस के सेंटर में जो बिंदु होता है इसको बेटा हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये आपका मान लीजिए कि एल है, एल एक लेंस है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम 3 नियमों के आधार पर कैसे करते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि, यहाँ पे नियम को हम नीचे लिख दे रहे हैं, फिगर हमने यहाँ पे बना दे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट नियम आपका है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो
अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये आपका पहला नियम है। अब पहले नियम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कोई भी प्रकाश के यहाँ पे लेंस के दो फोकस होते हैं। दर्पण में तो हमारा एक ही फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे दो फोकस होते हैं। ये F1 प्रथम फोकस है और यहाँ पे ये F2 ये हमारा द्वितीय फोकस होता है। ओके, तो यदि हमारा ये मुख्य अक्ष है, इसको बेटा हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के यदि समांतर आ रही है, तो समांतर जब यह आपतित होती है तो यहाँ पे लेंस से अपवर्तन की तरह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाती है। ओके, ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, ये हमारा फर्स्ट नियम था। दूसरा नियम बेटा हमारा ये है कि यदि प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग फिगर देखते हैं कि इसमें फिगर हमारा कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि यदि हमारी प्रकाश की किरण लेंस से कहाँ से होके जा रही है, वो प्रथम फोकस से होके जा रही है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया और ये हमारा यहाँ पे लेंस हो गया, और यहाँ पे हमारा ये प्रथम फोकस है और ये हमारा यहाँ पे द्वितीय फोकस है। तो जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से अगर होके जा रही है, तो यहाँ पे प्रथम फोकस से अगर यह प्रकाश की किरण होके जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, यहाँ पे समांतर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है और ये आपका लेंस है। तो इसमें हम ये बना लेते हैं। थर्ड को हमारा कंडीशन क्या होता है, थर्ड रूल्स क्या होता है, तो थर्ड रूल्स ये है कि यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। यानी हमारी जो प्रकाश की किरण है, अगर वो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए, जैसे हम दूसरा फिगर बना के दिखा देते हैं इसमें, अगर यह प्रकाशिक केंद्र से होके अगर जा रही है, तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे हमारा ये लेंस है, ये हमारा है प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये लेंस है हमारा। यहाँ पे इसका ये क्या है, फोकस बिंदु है F1 और ये है आपका बेटा F2, और ये हमारी लाइन जो गई है प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ओके, तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से
होकर गुजरती है तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और लेंस में हम इन्हीं तीनों नियमों का उपयोग करके प्रत्येक स्थितियों में हम प्रतिबिंब को क्या करते हैं, बनाते हैं। और प्रत्येक स्थितियों में लेंस के सामने हम वस्तुओं को रखकर इनको क्या करते हैं, प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे एक चीज जो समझना है, इन तीनों नियमों में से किसी भी स्थिति में अगर हमें प्रतिबिंब को बनाना होता है तो इन तीनों नियमों में से किसी हम दो नियमों का पालन करते हैं, दो नियमों का यूज करते हैं और दो नियमों का यूज करके ही हम प्रतिबिंब को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ओके, अब इसके आगे बेटा आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, अब फोर्थ क्वेश्चन में अथवा एक क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या महत्व है। तो देखिए 2023-24 में जो आपका हम लोग सिलेबस आया है यूपी बोर्ड का, इसमें आपका ये विद्युत मोटर आपका बिल्कुल रूप से सिलेबस में नहीं, हटा दिया गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि जब हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो इसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपका ये पूरा अनसॉल्व हमने एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।